नमस्कार। डॉक्टर्स स्पीक के सजीव प्रसारण में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, हमारी कोशिश रहती है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक स्वास्थ्य संबंधी हमेशा नई नई जानकारियां पहुंचा सकें। हम सब ये देख रहे हैं, पिछले 2 वर्षों से लगातार कोरोना महामारी से पूरा देश, पूरा विश्व जूझ रहा है और नए नए रास्ते भी निकल रहे हैं इसको नियंत्रित करने के लिए। और आज हम कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर बात करेंगे। इससे हम कैसे बच सकते हैं, क्या क्या सावधानी रख सकते हैं, और इस विषय से संबंधित यदि आपको कोई समस्या है, कोई प्रश्न करना है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-9418। और हमारे विशेषज्ञ हैं, हम आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अनिमेष चौधरी। आपका स्वागत है डॉक्टर साहब। और दर्शकों, हम आपको बता दें, डॉक्टर चौधरी कोरोना वॉरियर्स के रूप में पिछले 2 सालों से लगातार बहुत इन्होंने काम किया है और हम इसके लिए आपको बधाई देते हैं डॉक्टर साहब सबसे पहले तो। और डॉक्टर साहब, अभी जैसे कोरोना का नया वेरिएंट देखने को मिल रहा है ओमिक्रॉन, इसके बारे में जानना चाहेंगे कि क्या है ये नया वेरिएंट? कोविड में या किसी भी वायरस में लगातार म्यूटेशन होते रहते हैं और उनमें से कुछ म्यूटेशन ऐसे होते हैं जो दिक्कत क्रिएट कर सकते हैं, जिनको हम बोलते हैं वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। और अगर हमको लगता है कि वह वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट मानव जाति पे बीमारी बढ़ा रहे हैं या मानव जाति पे तेज़ी से फैल रहे हैं तो उनको बनाया जाता है वेरिएंट ऑफ कंसर्न। अभी तक 5 वेरिएंट ऑफ कंसर्न ही बने थे, जिनमें से अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, ऐसे ग्रीक लेटर के हिसाब से इनके नाम रखे गए, क्योंकि जो रियल साइंटिफिक नाम होते हैं B.1.1.7 ये तो टफ पढ़ते हैं मीडिया के लिए भी, आम जनता के लिए भी। तो सामान्य में एक डेड लैंग्वेज है ग्रीक, तो उसके लेटर्स के हिसाब से, अक्षरों के हिसाब से रख लिया गया। उसका नया नाम आने वाला था एक NU, न्यू। पर न्यू अगर वर्ड यूज करते तो कन्फ्यूजन क्रिएट होती कि नया है कि न्यू है, तो उसको WHO ने स्किप कर दिया। और एक था चाई, XI, चाई। तो चाइना में ये सरनेम होता है चाइनीज राष्ट्रपति का भी सरनेम है जी, तो इसलिए भी इस नाम को स्किप कर दिया गया और नया नाम रखा गया। अगला जो लेटर था उसको रखा गया ओमाइक्रॉन। तो यह जस्ट एक वेरिएंट है। अभी माना गया है कि शायद यह तेज़ी से फैल रहा है और सबसे रिसेंट वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। एक बात यह समझना पड़ेगा कि इससे पहले जितने भी वेरिएंट ऑफ कंसर्न थे सबको कम से कम 5 से 6 महीना लगा वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट से वेरिएंट ऑफ कंसर्न बनने में, और यह 1 महीने के अंदर अंदर ही सीधा वेरिएंट ऑफ कंसर्न बन गया। यानी कहा जाए कि इसकी संक्रामकता बहुत ज़्यादा है। अभी तक ऐसा माना जा रहा है कि इसकी संक्रामकता बहुत ज़्यादा है। तो ये कोरोना से, कोविड-19 से या डेल्टा वेरिएंट से किस प्रकार से अलग है? ये है तो कोविड का ही एक वेरिएंट जी। शुरुआत में जो कोविड का वेरिएंट आया था, जिसके ऊपर पूरी वैक्सीन बनी, उससे एक वेरिएंट अलग हुआ और बना अल्फा वेरिएंट, जो पूरी दुनिया में फैला। कोविड का ओरिजिनल वेरिएंट पूरी दुनिया में नहीं फैला था, वह फैला अल्फा वेरिएंट। उसके बाद पता लगा हमें बीटा और गामा वेरिएंट के बारे में, जो कुछ ही जगह में फैला, मतलब साउथ अफ्रीका और इजराइल, ऐसी कुछ जगह में फैला। फिर जो एक वेरिएंट आया डेल्टा, उसके बाद पूरी दुनिया में फैला और अभी माना जाता है कि कोविड के 90% इन्फेक्शन डेल्टा के कारण हुए। ओमाइक्रॉन जब साउथ अफ्रीका में पाया गया, खोजा, मतलब इससे पहले कई देशों में आ चुका था, पर खोज की गई साउथ अफ्रीका में, तो यह देखा गया बहुत तेजी से फैल रहा है जी। और अभी तक जितने डेटा उपलब्ध हैं संयोग से, उसमें अभी इसमें बहुत सीवियर कोई इलनेस नहीं हो रही जैसा डेल्टा में होती थी। अभी तक सबसे ज़्यादा मृत्यु दर और सबसे खतरनाक वायरस डेल्टा ही माना गया है जी। और दुर्भाग्य ऐसा है कि इंडिया में जो केस मिल रहा है उसमें भी अभी 50-60% डेल्टा ही मिल रहा है, पर उसकी भी अब खतरनाक होना, विरुलेंस है, वो काफ़ी कम हो चुका है। ओमाइक्रॉन का अभी माना जा रहा है कि ट्रांसमिबिलिटी ज़्यादा है और कुछ चीज़ें हैं जो बाकी वेरिएंट से ज़्यादा है, खासकर म्यूटेशन। जो प्रोटीन होता है, स्पाइक प्रोटीन जो होता है, उसमें म्यूटेशन बाकी किसी भी पुराने वेरिएंट की तुलना में ओमाइक्रॉन में ज़्यादा है जी। और डॉक्टर साहब, लक्षण क्या हैं इसके? डेल्टा के लक्षण से क्या इसके लक्षण भिन्न हैं? हर वायरल के लक्षण लगभग सेम होते हैं। कोविड का कोई भी वेरिएंट हो, लक्षण सेम थे सभी में। आपको हाथ पाँव दुख सकता है, खांसी आ सकती है, खराश हो सकता है, इसके अलावा निमोनिया हो सकता है। डेल्टा में निमोनिया होने की संभावना बहुत ज़्यादा थी। अभी जो शुरुआती रुझान आए हैं उसमें यह पता लग रहा है कि ओमाइक्रॉन में निमोनिया के चांस कम है, गले में खराश, बुखार और जो सामान्य वीकनेस है उसके चांस ज़्यादा हैं। पर आप सिर्फ लक्षणों के भरोसे कभी भी किसी भी वायरल बीमारियों में अंतर नहीं कर सकते। यह सामान्य वायरल भी हो सकता है, यह कोविड भी हो सकता है, या इवन डेंगू भी हो सकता है जी। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात आपने कही। अभी हम देख रहे हैं वायरल या डेंगू का प्रकोप भी बहुत देखा जा रहा है, तो हर कोई व्यक्ति ये डर जाता है सर्दी, खांसी, बुखार आने पर कि क्या ये कोविड तो नहीं है या क्या ये ओमिक्रॉन तो नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? यूजुअली क्या होता है कि जो मेडिकल फैकल्टीज़ होती हैं वो ट्रेंड पे चलती हैं कि आपके आसपास कौन सी बीमारी फैली हुई है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में मलेरिया ज़्यादा होता है और दिल्ली की साइड में डेंगू या चिकनगुनिया ज़्यादा होता है।
तो हमारे यहाँ जब पहले किसी को तेज बुखार होता था, मलेरिया की जांच पहले कराते थे, वहाँ पे डेंगू और चिकनगुनिया की जांच कराते थे। फिर हमारे यहाँ डेंगू फैलना स्टार्ट हुआ तो हमने डेंगू की जांच भी स्टार्ट कर दी। कोविड के समय पिछले 2 साल में किसी को भी तेज बुखार आ रहा था और जब कोविड फैला हुआ था प्रॉपर, तो सभी की कोविड की जांच होती थी जी। तो अभी कोविड उतना नहीं फैला हुआ है, तो सामान्य वायरल या सर्दी खांसी में आपको हर समय कोविड की जांच कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चाहे कोविड आप पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ट्रीटमेंट सेम है, ट्रीटमेंट नहीं बदलेगा। हाँ, यदि समय के साथ कोविड के केस बढ़ते जाएंगे तो फिर हम सभी को कोविड की जांच कराने की सलाह देंगे। जी डॉक्टर साहब, हम टेस्ट की बात करें, टेस्ट इसका क्या अलग से होता है या जैसे कोविड-19 का टेस्ट होता था आमतौर पर वैसा ही कुछ टेस्ट है इसका? जो RT-PCR टेस्ट या रैपिड एंटीजन टेस्ट होते हैं वो लगभग सभी कोविड के लिए सेम होते हैं। समय समय के अनुसार उनमें जो किट होती है वो थोड़ा सा इम्प्रूव होती है, अपडेट होती जाती है। तो ओमिक्रॉन के साथ एक अच्छी बात यह है कि अभी जो सामान्य RT-PCR है जो पूरे इंडिया में हो रहा है, जो गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट भी करवा रही है, उसमें यह पकड़ में आ जाता है। जी। इसके बाद यह समझने वाली बात होती है कि पर इससे आप यह नहीं पता कर सकते कि यह डेल्टा है, ओमिक्रॉन है कि अल्फा है, कौन सा वेरिएंट पता नहीं कर सकते। जी। हाँ, आप इसके लिए जीनोमिक सीक्वेंसिंग होती है जिससे आप पता कर सकते हैं कि कौन सा वेरिएंट है। जी। पर कुछ चीज़ें ओमिक्रॉन में ऐसा होता है कि कभी कभी क्या होता है कि एक स्पेसिफिक जीन गायब हो जाता है, इसको हम बोलते हैं एस जीन टारगेट फेलियर। तो एस जीन जो होता है यह 3 या 4 जीन एक साथ RT-PCR में पकड़े जाते हैं, जिसमें से माना गया कि 80 से 90% ओमिक्रॉन केस में एस जीन नहीं मिलता। वर्तमान में जो गवर्नमेंट की किट है उसमें एस जीन मिलता है। जी डॉक्टर साहब, रोकना चाहूँगी, मैं इसका जवाब आपसे लूँगी। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो, क्या नाम है आपका, कहाँ से बोल रहे हैं? सबसे पहले आपको और मैं डॉक्टर साहब जी को नमस्कार। नमस्ते। और डॉक्टर साहब की मुस्कान जो है हमारी मुस्कान है, और उसकी मुस्कान में हमारी बहुत सारी जो अच्छाई और हमारे बहुत सारे जो सुख है छुपा हुआ है। जी अपना भगत राम पटेल बोल रहा हूँ, भुट्टू बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। जी पटेल जी, पूछिए क्या सवाल है आपका? हाँ, मेरा एक पहला सवाल ये है कि जैसे अभी तो जो ओमिक्रॉन है, हम समझ रहे हैं कि टीका लगवा लिए तो हम काफी सुरक्षित हैं, लेकिन टीका लगवा लेना ही पर्याप्त नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत दिन बताते हैं कि योग करना है और बहुत सारे दवाई खाना है, तो इसके अलावा हमको इन सभी से ऊपर के कौन सी और सावधानी रखना चाहिए, क्या करना चाहिए जिससे हमारे शरीर का इम्यूनिटी पावर बढ़े रहे और हम सुरक्षित रहें? और दूसरी बात यह है कि अभी सामान्य जो है सर्दी खांसी का मौसम है, बदलती मौसम में, तो इनमें क्या है बच्चों के लिए और सयानों के लिए हमको ज्यादा देख रेख करना पड़ रहा है। तो ऐसे में हम कैसे जान लें कि इनको कैसे सुरक्षित रखें जिससे हम बच सके कि ओमिक्रॉन हमारी कोई प्रकार से हमारी पर अटैक ना कर सके? जी पटेल जी, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा प्रश्न है पटेल जी। पहली बात मैं कहना चाहूँगा कि स्वस्थ जीवन शैली के लिए आपको बीमार होने की जरूरत नहीं है। आप इंतजार मत कीजिए हम बीमार होंगे उसके बाद हम हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाएंगे। तो चाहे ओमिक्रॉन हो, चाहे डेल्टा हो, चाहे कोविड हो, चाहे कोई दूसरा वायरस हो, स्वस्थ जीवन शैली आप हमेशा अपना सकते हैं। इसके लिए आप जितना हो सके बाहर का खाना कम खाइए, ताज़े फल ताज़ी सब्जियां खाइए, ताज़ा खाना खाइए। ठंड का समय है तो ठंड से बचिए, जितना हो सके मोजे पहनिए, अपने कानों को ढक के रखिए और बीमारी से बचिए। अभी जो बुजुर्गों और बच्चों के लिए आप बोल रहे हैं, जितना हो सके भीड़ में जाने से बचिए, क्योंकि ये वायरल बीमारी है, वायरल बीमारियाँ आपस में ऐसे ही फैलती हैं। इसके अलावा मास्क पहनिए और जितना हो सके सैनिटाइज कीजिए। इसके अलावा ये आप बोले कि वैक्सीन, तो वैक्सीन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी और अभी भी ज़रूरी है। आप कम से कम 2 डोज लगवाइए। अगर गवर्नमेंट भविष्य में कभी बूस्टर डोज लेके आती है तो आप बूस्टर डोज लगवाइए, पर बूस्टर डोज से पहले आप फर्स्ट एंड सेकेंड डोज जरूर से लगवाइए, क्योंकि यह पाया गया है कि कोई भी वेरिएंट आए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इफेक्ट तो उसको वैक्सीन से होता ही है। वैक्सीन कहीं भी पूरी तरह 0% में निष्प्रभावी नहीं होती है, कहीं ना कहीं प्रभावी जरूर होती है। तो वैक्सीन लगवाइए और अपने स्वास्थ्य के लिए आप सामान्य जीवन शैली, हमारे बुजुर्ग हमको सिखाते हैं स्वस्थ कैसे रहें। सुबह जल्दी उठना, रात को सही समय में सोना, पूरी नींद पूरी करना, टहलते जाना, बेसिक एक्सरसाइज करना, थोड़ा बहुत योग करना, ये सब आप कीजिए। जी डॉक्टर साहब, इसके पहले हम चर्चा कर रहे थे RT-PCR के टेस्ट से जो ओमिक्रॉन की जांच की जाती है उसके बारे में आप बता रहे थे। जी, तो RT-PCR में जो एक एस जीन टारगेट फेलियर होता है, तो उसमें होता है कि RT-PCR में हम कई सारे जीन की टेस्ट करते हैं, उसमें से कभी कभी ओमिक्रॉन में माना गया है कि एस जीन नहीं पकड़ में आता। तो ऐसी कोई किट जिसमें आप RT-PCR किए उसमें बाकी सभी जीन पकड़ में आए और एस जीन पकड़ में नहीं आया, तो हम मान सकते हैं कि इस व्यक्ति को ओमिक्रॉन होने के चांस ज़्यादा हैं। और ऐसे में हम लिमिटेड टेस्ट कर सकते हैं जिनको जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाए। इसको हम बोलते हैं प्रॉक्सी टेस्ट, मतलब हम अप्रत्यक्ष तरीके से पकड़ में रहे कि हाँ इसको ओमिक्रॉन हो सकता है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अभी कुछ ऐसे किट्स खरीदने के लिए ऑर्डर भी किए हैं, तो यह किट थोड़ी कॉस्टली आती है, पर इससे आप एक प्रॉक्सी तरीके से पकड़ सकते हैं कि ओमिक्रॉन है कि नहीं, RT-PCR से ही सीधा। जी डॉक्टर साहब, अभी आपने जस्ट इसके पहले जवाब दिया था हमारे दर्शकों के प्रश्नों का, तो उसमें बूस्टर डोज की आपने बात कही थी, तो बूस्टर डोज के बारे में हम जानना चाहेंगे कितना ज़रूरी है ये बूस्टर डोज हमारे लिए?
बहुत ही लिमिटेड डेटा है इसके बारे में अभी निशा जी। तो इसमें मैं यह कहना चाहूँगा कि कुछ देशों ने बूस्टर डोज चालू भी कर दिया है और शुरुआती कई ऐसे डेटा भी अभी आए हुए हैं जो बता रहे हैं कि शायद बूस्टर डोज की ज़रूरत पड़े, पर पहले आप फर्स्ट और सेकंड डोज तो लगवाइए। हमें यह नहीं पता है अभी कि हम कितने दिनों के बाद बूस्टर डोज लगवाएंगे। जिनको 6 महीने से 1 साल हो गया, हेल्थ वर्कर्स को यूजुअली अभी 1 साल होने को आया है सेकंड डोज लगे हुए, पर बाकी अधिकतर पॉपुलेशन को अभी 6 महीने भी नहीं हुए सेकंड डोज लगे हुए। तो इसमें गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, जैसे जैसे डेटा आते जाएंगे, रिपोर्ट्स आती जाएंगी और हम एक पता लगा लेंगे कि कितना ज़्यादा हमारे पास एंटीबॉडीज़ हैं, उसके हिसाब से गवर्नमेंट गाइडलाइन बनाएगी। जी जी। डॉक्टर साहब हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो, क्या नाम है आपका, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो हेलो जी, अपना नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं संतोष कुमार साहू रायपुर अपलेडी से बोल रहा हूँ। जी संतोष जी, पूछिए क्या सवाल है आपका? जी जी, डॉक्टर सर को नमस्कार। नमस्कार, बोलिए संतोष जी। हाँ, सवाल कीजिए संतोष जी। हाँ डॉक्टर सर को नमस्कार। जी नमस्कार संतोष जी, प्लीज प्रश्न पूछिए। जी जी जी। आज के माहौल में, अभी के माहौल में और क्या क्या सावधानी बरतना है सर? परिवार में छोटे छोटे बच्चे हैं। जी जी, सावधानी यही है कि आप जब भी बाहर निकलिए मास्क पहनिए, भीड़ में मत जाइए, आसपास जितना हो सके भीड़ में जाना अवॉइड कीजिए और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए। मतलब स्वस्थ खाइए, स्वस्थ चीज़ें ही खाइए, ताज़ी चीज़ें ही खाइए, जो मैंने पहले भी बताया, और सुबह जल्दी उठिए, नींद प्रॉपर कीजिए और जितना हो सके आप व्यायाम कीजिए। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि इन्होंने सावधानी की बात कही, हम अभी बात करेंगे ओमिक्रॉन, जो अभी लोग बात कर रहे हैं कि फरवरी में पीक पे आएगा और हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपने तो पिछले 2 वर्षों में काफ़ी काम किया है कोरोना वॉरियर्स के रूप में। हम ये जानना चाहेंगे कि हमें किस प्रकार से, कितना सावधान होना चाहिए, कितना डरना चाहिए इससे? जी, डरना नहीं चाहिए। मैं हमेशा बोलूँगा आप लापरवाही मत बरतिए, आप सावधान रहिए पर डरिए मत। जी, तो इसमें आपको यह करना है कि हमें पता है कि हो सकता है कि तीसरी लहर आए, पहली लहर के बाद भी दूसरी लहर आने का खतरा था, तो हम क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो हम जो मैंने बताया कि भीड़ में जाने से बच सकते हैं, मास्क पहन सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी इंप्रूव कर सकते हैं, अपनी लाइफस्टाइल सुधार सकते हैं, क्योंकि कोविड सिर्फ आपको शारीरिक रूप से बीमार नहीं कर रहा है। पिछले 2 साल में बहुत लोगों को मानसिक रूप से भी हताशा हुई है, डिप्रेशन आता गया है। तो अपने आप को आप एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट रखिए, आप अच्छी बातें कीजिए और जो समाज में कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो नेगेटिविटी फैली हुई है उसको दूर कीजिए। ये जो हम कर सकते हैं। सरकार क्या कर सकती है कि जो हेल्थ सिस्टम हमको लगता है कि अभी बनाना है, ये 2 से 3 महीने हैं जो आप उसको सुधार सकते हैं, क्योंकि भविष्य में आप, हमने दोनों वेव्स में देखा कि कहीं ना कहीं दिक्कत तो थी, और वो दिक्कतें हम बाद में जब हमने देखा कि ये दिक्कतें आ गई हैं तब उनको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आग लगने से पहले कुआं खोद के रख लीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा, ना कि आग लगने के दौरान। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, किस वर्ग को सबसे ज़्यादा खतरा हो सकता है? क्योंकि पिछली बार हमने देखा था लोग ये बोल रहे थे कि बच्चे, बूढ़ों और यंग, मतलब ये एक एक वर्ग को कहा गया था कि इसको, इस वर्ग को ज़्यादा खतरा है। अभी किस वर्ग को ज़्यादा खतरा लगता है आपको? सभी को है। आप कभी ऐसा नहीं कह सकते किसी भी वेव में कि शायद बच्चे ज़्यादा संक्रमित होंगे। यह बोला इसलिए गया था कि ऐसा माना गया था कि सभी को वैक्सीन लग जाएगी, एडल्ट्स को, बच्चे बचे रहेंगे तो शायद बच्चों को ज़्यादा संक्रमण हो सकता है, पर यह सिर्फ एक बार ही एम्स के डायरेक्टर ने बोला था, उसका फिर कभी दोबारा यह बयान नहीं आया। जी, सभी को बराबर खतरा है। ओमिक्रॉन के बारे में जो रिपोर्ट शुरुआती आई है उसमें एक ये भी बात है कि शायद जिनको पुराना इन्फेक्शन हो चुका है या जिनको वैक्सीन लग चुकी है उनको भी ओमिक्रॉन हो सकता है, पर इसके लक्षण अभी भी बहुत सीवियर नहीं है। जी, तो आप, खतरा सभी को है, सावधानी सभी को रखनी है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, हम अपनी चर्चा जारी रखेंगे, अभी देख लेते हैं संदेश। अरे ओ साहबा, कोरोना वायरस से बचने के कितने उपाय रे? सरदार 3। अरे साहबा डरो मत रे, बोलो बोलो। सरदार, पहला है लोगों से दूरी बनाए रखना, बार बार साबुन से हाथ धोना या सैनिटाइज करना, और सबसे जरूरी है घर पे रहना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्टेट हेल्पलाइन या 24 घंटे वाली नेशनल हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1075। लापरवाही से बाहर मत फिरो, शेर हो या हीरो हो, सवाल खतरों से खेलने का नहीं, जिंदगी का है, या तो खुद का या अपनों का। कोरोना के आगे बलवान भी नहीं टिक पाएगा,
पर बचने के उपाय है। समझदारी से घर में रहना, बार बार हाथ साबुन से धोना या सैनिटाइज करना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्टेट हेल्पलाइन या 24 घंटे वाली नेशनल हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1075। एक बार फिर आपका स्वागत है डॉक्टर्स स्पीक के सजीव प्रसारण में। और हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब पहले उनको अटेंड करते हैं। हेलो, क्या नाम है आपका, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो जी, अपना नाम बताएं। हेलो हेलो, हाँ जी, अपना नाम बताएं और सबसे पहले अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए। जी छत्तीसगढ़ चांपा से बोल रहा हूँ। जी जी, पूछिए क्या सवाल है आपका? जैसे मान लो पहले कोरोना होता था, जी। उसमें इलाज कराने जाने पर विकट परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अब मान लो अभी लॉकडाउन होगा तो उसमें परेशानी थोड़ी होगा। जी इसी बात पे हम चर्चा कर रहे थे बिहारी लाल जी कि यह समय है कि जब सभी लोगों को अपने अपने क्षेत्र में काम करना है और चीज़ों को जो पिछले हमने सीखा, पिछली जो घटनाओं से हमने सीखा उससे हम इम्प्रूव करें। सरकार कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट लाते भी जा रही है। फर्स्ट वेव के समय जो लोगों को दिक्कत होती थी लॉकडाउन में या फिर होम आइसोलेशन में, सेकेंड वेव के समय वो काफ़ी कुछ रिलीफ हो गई थी। पहले क्या था कि हमें जानकारी नहीं थी कि एक्चुअली वायरस कैसे फैलता है, इसको हमको कैसे कंटेन करना है। अभी हमारी जानकारी पहले की तुलना में तो काफ़ी ज़्यादा है, तो अब हम इसको ज़्यादा आसानी से कर पा रहे हैं। गवर्नमेंट ने पहले से ही कई कोविड वार्ड्स बना के रखे हुए हैं जो वापस से एक्टिव हो गए हैं। कोविड हेल्पलाइन भी वापस से एक्टिव हो गई है। तो कहीं ना कहीं हम पहले से तैयार हैं। हाँ, कुछ और तैयारी करनी चाहिए मेरे अनुसार भी, पर मुझे नहीं लगता कि पहले जितनी परेशानी होगी। और कहीं ना कहीं नागरिक भी पहले से ज़्यादा जागरूक है। जी डॉक्टर साहब, अभी आपने बात कही कि पहले जो परेशानियां आई थीं और उस समय एक और परेशानी हमें देखने को मिली थी। जो लोग कोविड उपचार से वापस ठीक होकर आए हैं, मानसिक रूप से काफ़ी उनको परेशानी का सामना करना पड़ा था। तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है निशा जी कि कोविड, मैंने बोला कि शारीरिक के साथ साथ मानसिक रूप से भी आपको परेशान कर रहा है, क्योंकि बहुत से लोगों ने बहुतों को खोया है। इसके अलावा आपको लगातार अकेले रहना पड़ा, लॉकडाउन हुआ, बहुत से लोगों को फाइनेंशियली दिक्कतें भी आई, आर्थिक रूप से नुकसान भी हुआ। तो डिप्रेशन एक बहुत ज़्यादा मात्रा में आसपास के लोगों में फैला, निगेटिविटी, नकारात्मकता बहुत ज़्यादा फैली। तो इसका सबसे अच्छा इलाज तो है कि हम एक सामाजिक रूप से सकारात्मकता फैलाएं, पॉजिटिविटी फैलाएं। अपने आसपास सोशल मीडिया में जितना हो सके पॉजिटिव बातें करें, लोगों को पॉजिटिव मोटिवेशन करें। इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मात्रा में डिप्रेस हैं और आप उस डिप्रेशन को फील कर पा रहे हैं, तो आप डॉक्टरी सलाह लेने से बिल्कुल मत हिचकिए। भारत में डिप्रेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में है, पर डॉक्टरी सलाह लेने वालों की संख्या बहुत कम मात्रा में है। तो अपने मन से कोई इलाज लेने के बजाय या इंटरनेट में इलाज सर्च करने के बजाय एक बार आप डॉक्टर से मिलिए। और ज़रूरी नहीं है कि आप कोई दवाई ले तो लाइफ टाइम चलती है। बहुत बड़ा मिथ है कि आप एक बार दिमाग की दवाइयाँ या डिप्रेशन की कोई दवाइयाँ लेंगे तो ज़िंदगी भर चलेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप आराम से लीजिए और समय के साथ आप उसका इलाज कराइए। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, जो लोग अन्य रोगों से पीड़ित हैं, जैसे डेल्टा वेरिएंट के समय कहा गया था कि जो हार्ट पेशेंट हैं या कैंसर पेशेंट हैं या कोई अन्य बीमारियों से ग्रसित हैं, उनको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या ओमिक्रॉन में भी ऐसी कुछ बातें हैं जो ध्यान देने योग्य हैं? जी, सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती थी कि यदि आपको कोई और बीमारी है, जैसे कि आपको डायबिटीज़ है, हार्ट की बीमारी है या आपको आर्थराइटिस है, तो चूंकि पूरी जो हेल्थ सर्विस थी वो कोविड के पीछे लगी हुई थी, तो आपको एक तो सामान्य इलाज भी उस समय मुश्किल से मिल पा रहा था। खासकर हमने देखा प्रेगनेंसी में बहुत दिक्कत गई महिलाओं को। तो यह सामान्य इलाज ही मुश्किल से मिल पा रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आप बिगड़ते हैं, आपको हार्ट की प्रॉब्लम या शुगर की प्रॉब्लम बढ़ती है, तो हो सकता है वेव के समय, मतलब महामारी के समय, आपको प्रॉपर इलाज ना मिल पाए। इसके अलावा चूंकि आप पहले से कोमोर्बिडिटी है, आपको पहले से कोई बीमारी है, तो कोई भी बीमारी, दूसरी बीमारी, कोविड इंक्लूडिंग कोविड, आपको नुकसान तो ज़्यादा करेगी। तो आपको अपने स्वास्थ्य का ज़्यादा ध्यान देना है, दवाइयाँ समय से खाना है और अपने जांचें समय से करवाना है। शुगर के मरीज हैं तो रेगुलर शुगर चेकअप कराइए, बीपी के मरीज हैं तो रेगुलर बीपी के चेकअप कराइए। जी, टीकाकरण पर हम बात करेंगे डॉक्टर साहब। टीकाकरण का कितना असर देखने को मिल रहा है और ओमिक्रॉन से हम कैसे इससे बच सकते हैं? टीकाकरण जरूरी है, क्योंकि जैसा कि हमने चर्चा की शुरुआत में बोला कि ओमिक्रॉन का भी आप देखिए 78,000 केस में से 250 के आसपास केस ही जो है ओमिक्रॉन के हैं। बाकी केस तो अभी भी डेल्टा और दूसरे वेरिएंट के हैं। और
टीकाकरण कहीं ना कहीं सभी वेरिएंट में कुछ ना कुछ तो प्रभावी है ही। जी। तो आपको ये भी नहीं पता ना कि आज ओमिक्रॉन है, कल कौन सा वेरिएंट आएगा। जी। तो टीकाकरण आपको करवाना ही है। ओमिक्रॉन में भी प्रभावी है, कितना प्रभावी है समय बताएगा, पर प्रभावी है ये तो पता है। जी। और भविष्य में कोई दूसरा वेरिएंट आ गया तो आप टीकाकरण करवाइए। बूस्टर डोज जब लगेगा तभी लगेगा जब आप शुरू के दोनों डोज लगवा लेंगे, तभी तो आप बूस्टर डोज पे पहुंचेंगे। बिल्कुल। तो दोनों डोज लगवाइए और जितने भी कोविड अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो कीजिए। डॉक्टर साहब, कुछ भ्रांतियां भी हैं कि गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण नहीं करवाना चाहिए, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? गर्भवती महिलाओं के लिए भी टीका जो है अब अप्रूव्ड हो चुका है। जी। तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी दवाइयां तभी अप्रूव्ड होती हैं जब उनके कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखते हैं। जी। और सबसे लंबा समय लगा है बच्चों के लिए और गर्भवती महिलाओं के लिए टीकाकरण आने में। बच्चों के लिए तभी मार्केट में आया भी नहीं है एक तरह से देखा जाए तो मेरे ख्याल से यदि आप को कोविड होने की संभावना है और टीकाकरण से अभी तक ऐसा कोई नुकसान नहीं देखा गया, गर्भवती महिलाएं लगा सकती हैं, सेफली लगवा सकती हैं। जी डॉक्टर साहब, अभी हम देख रहे हैं स्कूल भी पूरी तरह से खुल गए हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं डॉक्टर साहब, उसके बाद हम आपसे प्रश्न करेंगे। हेलो, क्या नाम है आपका, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो। हेलो हाँ जी, अपना नाम बताएं। जी, भोजराम खड़िया हूँ सर। जी मैडम। जी भोजराम जी, पूछिए क्या सवाल है आपका? जी मैं जी भोजराम जी बोलिए। अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए। उम्र लगभग 42 साल है मैडम, और पहला डोज लगाया हूँ जी। और दूसरा डोज लगाया हूँ उसके बाद। हाँ तो रात में अचानक बुखार आ जाता है मैडम। जी जी। कई बार लोगों को यह एक आशंका हो जा रही है कि जब से हमने कोविड की टीका लगवाया है तब से हमको दिक्कतें आ रही हैं, तब से हमारा हाथ पाँव दुख रहा है, या तब से हमको, इवन कई लोग ये भी बोल रहे हैं कि हमारी पथरी हुई, जब से हमने टीका लगवाया तब से हमको पथरी हो गई। ऐसा नहीं होता है। अभी मौसम खराब चल रहा है, ठंड अचानक से आ गई है और बहुत से लोगों को सीजनल फीवर, मौसमी बुखार फैल रहा है। जी। और मौसमी बुखार के साथ दिक्कत क्या होती है कि कभी कभी 3-4 दिन रहता है, फिर ठीक हो जाता है, 3-4 दिन रहता है, ठीक हो जाता है। कभी तेज बुखार आता है और कभी आपको अंदर से सिर्फ हरारत लगती है, सिर्फ बुखार जैसा महसूस होता है, आप थकावट लग सकता है। तो इस मौसमी बुखार को सामान्य वायरल बुखार से आप अलग नहीं समझ कर सकते। तो आप इसको एक बार अपने नज़दीकी डॉक्टर को दिखाइए और उसको डायग्नोस करने दीजिए कि एक्चुअली में क्या हो रहा है। बहुत कम संभावना है कि टीकाकरण यह हो रहा हो, पर यदि टीकाकरण यह हो रहा है तो सामान्य पैरासीटामोल खाने से ही आपको आराम लग जाएगा। जी डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे अभी, जैसे पूरा स्कूल भी खुल गया है, छोटे छोटे बच्चे भी अब स्कूल जाने लग गए हैं, तो ऐसे समय में खासकर बच्चों की हम बात करें, उन्हें किस प्रकार से सावधानी रखनी चाहिए? ये बहुत मुश्किल बात है निशा जी। प्रैक्टिकल पॉइंट में हम देखें कि आप छोटे बच्चों को नहीं बोल सकते कि आप साथ में मत खेलो या मास्क पहन के हमेशा बैठे रहो, और स्कूल में आप मास्क पहन के बैठे हैं पर टिफिन के समय तो आप मास्क हटाएंगे जी। तो बच्चों में अच्छी बात ये रहती है कि बच्चों की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है, क्योंकि वो नए नए इन्फेक्शन से जूझते रहते हैं, उनकी बॉडी तेजी से इम्यूनिटी बनाती रहती है, इसलिए दोनों वेव में बच्चों को सबसे कम नुकसान हुआ। तो हमारे पास ऊपर वाले की तरफ से एक फ़ायदा ये है कि बच्चों को नुकसान होने की संभावना हमेशा से कम रहती है किसी भी महामारी में। जी। बस बच्चों को हम यह कर सकते हैं कि बच्चों को हम हेल्दी लाइफ स्टाइल की तरफ भेज सकते हैं। अभी क्या होता है कि बच्चे सुबह से लेकर रात तक या तो पढ़ रहे हैं या तो मोबाइल में, उनकी बाहरी एक्टिविटी एकदम कम हो चुकी है। तो हम चाहें कि करवाना ही चाहिए कि उनको जो हेल्दी खाना है, जो अंकुरित अनाज हो गया, दही हो गया, दूध हो गया, जो लोग नॉनवेज खा सकते हैं तो अंडे हो गए, मछली हो गई, आप उनको हेल्दी डाइट दीजिए और उनको बाहर खेलने के लिए प्रेरित कीजिए ताकि उनकी बॉडी एक्टिव रहे, जिससे उनकी इम्यूनिटी और इम्प्रूव हो। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, उपचार की हम बात करें, उपचार की क्या प्रक्रिया है इसकी, ओमिक्रॉन की खासकर हम बात करें? WHO के अनुसार ओमिक्रॉन में अभी भी जो हम स्टेरॉइड यूज करते हैं और जो पुरानी दवाइयाँ थी वो इफेक्टिव हैं जी। इसके अलावा एक अच्छी बात यह है कि कुछ कंपनियां जो है वो ओरल ड्रग्स लेके आ रही हैं। मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि जब ओरल मेडिसिन आ जाएंगी, टैबलेट फॉर्म में मेडिसिन आ जाएंगी, तब हम कोविड से उतना खतरा नहीं रहेगा। तो अभी 2 दवाइयाँ थी, एक दवाई बहुत पहले 2-3 महीने पहले लॉन्च हुई थी पर उसमें 30 से 40% इफेक्ट देखा गया था। एक दवाई आज ही इमरजेंसी अप्रूवल मिला हुआ है FDA की तरफ से, फाइजर कंपनी की, तो उसको करीब 80% इफेक्टिव बताया जा रहा है। तो ऐसे 1-2 दवाइयाँ जब और आती जाएंगी मार्केट में तो संभावना है कि कोविड से हम आसानी से निपट सकेंगे। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, चलते चलते हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि वो इस कोरोना के नए वेरिएंट से बच सकें? बिल्कुल। मैं हमेशा यह बात कहना चाहता हूं लोगों को कि कोई भी वायरल बीमारी जब आती है तो वह आसानी से नहीं जाती है, आपको उसके साथ रहना सीखना पड़ेगा। कोविड की फर्स्ट लहर, सेकेंड लहर, थर्ड लहर, आगे हो सकता है 4th या 5th लहर भी आए, कोविड चला जाएगा, कोई दूसरा वायरस भी आएगा। तो आप जो चीज़ कर सकते हैं वह एक स्वस्थ जीवन शैली, आप किसी महामारी के आने का या बीमारी का इंतजार मत कीजिए स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए। एक स्वस्थ जीवन शैली से आप मजबूत रहेंगे और ऐसी किसी भी बीमारी से आप जीत सकेंगे। हमको वायरस के साथ रहना सीखना पड़ेगा,
उससे लड़ना बहुत ज़्यादा काम शायद ना आए। तो हम इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं आप सभी को यही कहना चाहूँगा कि हमेशा खुद भी और अपने परिवार वालों को भी एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित कीजिए। बिल्कुल, और इसके लिए ज़रूरी है जो शासन के, सरकार के दिशा निर्देश हैं उनका पालन अभी भी करिए, मास्क लगाइए, सामाजिक दूरी का पालन करिए और ख़ासकर अभी जो भीड़ भाड़ से बचिए। और डॉक्टर साहब, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आज जो हमने जानकारी दी है उसका लाभ आप अवश्य उठाएंगे। सजग रहिए, सतर्क रहिए। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। नमस्कार।